वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। कौन सूत्र आया? तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम, यही है ना, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र आया। ठीक है ना। इसके भेद अष्टादश हो गए ना सबके, किसके कितने भेद हैं? मुखनासिका वचनोनुनासिका। हाँ चलिए, ये सब आवृत्ति प्रतिदिन करते रहिए, है ना, ध्यान में होना चाहिए। कभी भी कोई भूले तो उसमें अब गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, ये आए। ये संज्ञा सूत्र है आपका। कैसा सूत्र है? सवर्ण संज्ञा करता है। ठीक है ना। दो पद है इसमें, द्विपदम इदम सूत्रम। कौन कौन है? तुल्यस्य प्रयत्नम इति प्रथमैक वचनांतम और सवर्णम इति प्रथमैक वचनांतम। दो ही पद है, तुल्यस्य प्रयत्नम और सवर्णम। चलिए, दोनों प्रथमैक वचनांत है। ठीक, तो सवर्ण संज्ञा करता है। किसकी करता है? तो तुल्यस्य प्रयत्न की। ठीक है ना। अब इसका भी थोड़ा समास देखिए ऊपर की तरह, जैसे मुखनासिका वचनोनुनासिका में देखे थे ना, इसी तरह यहाँ पर भी थोड़ा समास देखिए तो बस हो गया, वृत्ति बस वही है और कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम है आपका, तो तुल्यस्य प्रयत्नम है तो देखिए उसको पहले सीधे करिए। आस्य है ना उसमें, आस्य। तो देखिए आस्य मतलब क्या होता है? मुख होता है ना। आस्य मतलब क्या होता है? मुख होता है। आस्यम मुखम, तो वो मुख पर्याय जो आस्य शब्द है, मुख पर्याय वाची। ठीक है ना। जो आस्य शब्द है वो आस्य शब्द यदि सूत्रस्थ आस्य शब्द वही है मुखवाचक, तब तो क्या हो जाएगा? तो भाई जिस वर्ण का मतलब मुख और आस्य आभ्यंतर प्रयत्न ये समान हो, उसकी क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। इतना अर्थ आ जाएगा। अरे तो सब वर्णों का वो मुख से ही तो उच्चरित होते हैं, सबके सब तो मुख से ही उच्चरित हो जाएंगे। ठीक, तो किसका व्यावर्तन करेगा? मुख शब्द तो फिर आस्य शब्द से किसका व्यावर्तन हो पाएगा? सब तो मुख से ही उच्चरित होते हैं, है ना। तो किसी, इसलिए वहाँ आस्य शब्द जो है वो आपका मुख पर्याय आस्य शब्द नहीं है। ठीक है ना। चलिए उसमें देखिए, ठीक है, थोड़ी वहीं से समास समास सब देख लीजिए। चलिए देखो, बालमनों में कुछ लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। अनुदित सवर्णस्य क्या प्रत्ययः इति अ इ उ इत्यादि संज्ञान वक्ष्यन् सवर्ण संज्ञानाः। हाँ ठीक है। चलिए, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय एक सूत्र आने वाला है ना, वो क्या करता है? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सवर्णों का ग्राहक होता है ना, सवर्णों सवर्ण ग्राहक सूत्र है ना, बताया था ना। ठीक है ना। अ ई इत्यादि संज्ञा वो करता है, संज्ञा करता है, ई संज्ञा करता है। ठीक है ना। तो चलिए उसको देखेंगे बाद में, लेकिन उस सवर्ण का ग्रहण कराता है तो पहले सवर्ण किसको कहते हैं वो जानना पड़ेगा ना। तो बस वही सवर्ण संज्ञा को बताने के लिए वो ये सूत्र आया है, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है ना। वो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सवर्ण संज्ञा नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। वो सवर्ण संज्ञा नहीं करता, वो सवर्ण का ग्राहक है। ठीक है ना। मतलब कि अ ई उ इत्यादि संज्ञा करता है। ठीक है ना। वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन सवर्ण संज्ञा वो नहीं करता है। तो कैसा सूत्र है? उसको सवर्ण ग्राहक सूत्र कहते हैं ना, सुने होंगे आप लोग। तो यही है, तो सवर्ण ग्राहक। तो अब पहले सवर्ण किसको कहते हो जानना पड़ेगा ना, तो वही सवर्ण संज्ञा बताने के लिए तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम आया, वही लिखा। देखिए, अथ अनुदित इति अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः इति अ ई उ इत्यादि संज्ञा वक्ष्यन्। वो देखिए अण संज्ञा करता है, वो अण संज्ञा करता है मतलब अ संज्ञा करता है, ई संज्ञा करता है, उ संज्ञा करता है। ठीक है ना। तो वो करता है वो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, किसकी? सवर्ण से संज्ञा, सवर्णों की संज्ञा करता है। तो पहले सवर्ण किसको कहते हो जानना पड़ेगा ना, इसलिए सवर्ण संज्ञा आह तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक, तो वही तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम आ गया। चलिए पढ़ो आगे। हाँ आस्यम मतलब मुख होता है। ठीक है ना। आस्यम मतलब क्या होता है? मुख होता है ना। जैसे आप लोग सीधे बोल दिए आस्यम मतलब क्या? मुखम।
तो आस्य मतलब मुख यदि लेते हैं आप, सूत्र में भी जो आस्य शब्द है वो आस्य शब्द से यही मुखवाची आस्य शब्द लेते हैं, तो क्या सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा? अभी देखिए कि मतलब जिसका मुख और वो आस्य और प्रयत्न समान हो उसी को तो आप सब उसी की तो सवर्ण संज्ञा करते हैं। तो सब वर्ण तो मुख से ही तो उच्चरित होते हैं, कोई मतलब आज से थोड़ी न उच्चरित होता है कि सर से थोड़ी न उच्चरित होता है क्या? मुख से ही तो उच्चरित होते हैं। तो फिर उससे किसी का व्यावर्तन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसलिए आस्य शब्द यहाँ मुखवाची आस्य शब्द नहीं लेना। अभी तो और कुछ आगे अभी करना है, ठीक है ना? तो चलिए पढ़िए, वही लिखा है आस्यम मुखम। आस्य बराबर क्या होता है? मुख होता है। हाँ तो चलिए, तो आगे क्या लिखा पढ़ो। सर्ववर्णेष्विशिष्टत्वाद अव्यावर्तकत्वाद आस्य शब्दोत्र न मुख मात्र परः। हाँ वो मुख का साम्यता, आपको क्या तुल्य देखना है ना मुख के, तो मुख की साम्यता वो आस्य की साम्यता, तो वो उसका साम्य तो सब वर्ण हो जाएगा ना। और सब वर्ण तो मुख से उच्चरित होते हैं, तो मतलब सबकी होने लगेगी परस्पर में सवर्ण संज्ञा, नहीं होने लगेगी, ठीक है ना? तो ये सब होने लगेगा। तो सर्ववर्णेषु तत्साम्यस्य अविशिष्टत्वात्, मतलब मुख साम्य तो सब वर्णों में रहेगा ना, और मुखोच्चारित तो सब रहेंगे, तो उसमें कोई विशिष्ट तो हुआ नहीं, मतलब अव्यावर्तक हो गया ना। अव्यावर्तक मतलब किसी का व्यावर्तन नहीं कर पाएगा ना अब वो आस्य शब्द से, तो इसीलिए आस्य शब्द यहाँ पर मुख मात्र पर नहीं लेना है, ठीक है ना? मुखवाची आस्य शब्द नहीं लेना है, अपितु क्या लेना है? तो आस्य भवम लेना है। आस्य भवम आस्यम, वो भी आस्य ही होगा, रूप तो आस्य ही बनेगा, लेकिन वो आस्य मुख परक अब नहीं रहेगा। आस्य भवम मतलब मुखे भवम, ठीक है ना? आस्य बराबर मुखे भवम, इस अर्थ में यत प्रत्यय करके बनाया है आस्यम, ध्यान दीजिएगा। आस्य शब्द का अर्थ होता है मुख, ठीक? और आस्य शब्द से जब भवार्थ में आप यत प्रत्यय करेंगे ना शरीरावयवाद्यत सूत्र से, तो आस्य ही रूप बनेगा, लेकिन उसका अर्थ क्या हो जाएगा गौरव? आस्य भवम, ये हो जाएगा, ठीक है ना? रूप यही बनता, अभी प्रक्रिया देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। रूप आस्य ही बनेगा यत प्रत्यय करके भी, लेकिन उसका अर्थ क्या हो जाएगा जब यत प्रत्यय कर देंगे? तो आस्य भवम, ठीक है ना? मतलब मुख में होने वाला, तो मुख में कौन होता है? वो तालवादी स्थानी तो होते हैं। तो अब जो ये यत प्रत्यय करके आस्य शब्द बनेगा उसका अर्थ क्या होगा? तालवादी स्थान अर्थ हो जाएगा ना। अरे आस्य भवम, आस्य में जो है रहने वाले हैं, जो कौन है मुख में, कौन कौन? ये तालवादी स्थानी तो है, तालवादी तालु कंठ ओष्ठ दंत, यही तो सब है मुख में, कि और कुछ होता है? यही है, यही लेना है। तो आस्य भवम बराबर आस्यम ही रूप बनेगा। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा जब यत प्रत्यय करके आस्य शब्द किया गया है? तो तालवादी स्थान हो जाएगा, ठीक है ना? आस्य भवम मुख में जो पद वो स्थान है, तत्त स्थान कंठ आदि तालवादी जो स्थान है, वही सब क्या हो जाएंगे? आस्य शब्द का अर्थ हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, आस्य शब्द का अर्थ होता है मुख, ठीक है ना? आस्य प्रातिपदिक है, आस्य का अर्थ है मुख, ठीक है ना? लेकिन उससे जब भवार्थ में यत प्रत्यय करेंगे तब उसका तब भी रूप बनना आस्य में ही बनेगा। उस प्रक्रिया में मत घबराइए, आप सोचेंगे कि कैसे आस्य में बनेगा, तो वो बताएंगे, उसके लिए मत घबराइए। कभी केवल इतना देखिए कि आस्य भवम जब आस्यम यत प्रत्यय भावार्थ में कर देंगे तो यत प्रत्ययांत जो आस्य शब्द होगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तालवादी स्थान हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए बस वही कह रहे हैं, पढ़ो आगे। ये कौन आवाज कर रहा है? पढ़ो। ये कौन आवाज कर रहा है भाई? हेलो, कौन आवाज कर रहा है? महाराज जी आप कर रहे हैं क्या? हैं? नहीं। तो कौन कर रहा है? आवाज आ रही है बीच में। चलो क्या है, पढ़ो करण आगे। किंतु तो मुख मात्र परक आस्य शब्द नहीं लेना है, ठीक है ना? जी। किंतु पढ़ो ना अब गधे।
किंतु आस्ये मुखे भवम आस्यम दालवादी स्थानम। हाँ हो गया ना। आस्ये बराबर मुखे भवम आस्यम, यत प्रत्यय किया गया है भव अर्थ में, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तालवादी स्थानम। ये आस्यम बराबर क्या हो जाएगा, तालवादी स्थानम। ये आस्य शब्द कौन सा है, यत प्रत्ययांत है, ठीक है ना, यत प्रत्यय किया गया है, ये वाला आस्य शब्द है। वरना शुद्ध आस्य शब्द हो तो उसका अर्थ तो मुख ही होता है, ठीक है ना। लेकिन जब यत प्रत्यय करेंगे आस्य भवम मतलब मुखे भवम आस्यम, तो यत प्रत्ययांत जो आस्य शब्द है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, तालवादी स्थान हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या किया गया है, आस्य में बना है ना, थोड़ी इसकी प्रक्रिया देख लीजिए। भव अर्थ में क्या किया गया, यत प्रत्यय किया गया है, ठीक है ना। तो अब बोलो ये आस्य भवम में तो लौकिक विग्रह हो गया, क्या हो गया, लौकिक विग्रह हो गया ना। तद्धित की प्रक्रिया भी थोड़ी जानिए। लौकिक विग्रह हो गया, अलौकिक विग्रह क्या होगा गौरव, आस्यम नहीं बोलते ना, फिर आस्य प्रातिपदिक तो आस्य है ना, तो आस्य गी, ठीक है ना। और भवम था ना, भव अर्थ में यत प्रत्यय कर दिया है, भव अर्थ में ही किया ना, शरीरावयवाद्यत सूत्र से भव अर्थ में ही किया, तो यत प्रत्यय रख दीजिए, ठीक है ना। लौकिक विग्रह महाराज जी था आस्य भवम, ठीक। तो आस्य का वो अलौकिक विग्रह करना है तो आस्य का क्या, आस्य अग्रगी हो जाएगा ना। अरे प्रकृति प्रत्यय अलग कर दीजिए, और भव अर्थ में यत प्रत्यय आया तो अलौकिक विग्रह क्या हो गया, पूरा बोलिए महाराज जी। और यत 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 का यह बचा, ठीक है ना, यत प्रत्यय का यह बचता है, तो यह कहे तो भी कोई गलत नहीं, ठीक। लेकिन ध्यान रखिए यत प्रत्यय हुआ किस सूत्र से हुआ, यत प्रत्यय शरीरावयवाद्यत, ठीक है ना, शरीरावयवाद्यत, ठीक है ना। चलिए इसी से यत प्रत्यय किया तो आपका अलौकिक विग्रह हो गया, क्या बन गया करण, आस्य गी यत, ये बन गया, ठीक। अब ये तद्धितांत हो गया कि नहीं हो गया, तद्धित प्रत्यय अंत में हो जिसके इसको तद्धितांत कहा जाता है, तो तद्धितांत हो गया कि नहीं, यत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है, ठीक है ना, तद्धिताधिकार में आता है। चलिए तो इसके क्या तद्धितांत हो गया, तो तद्धितांत क्या हो जाएगी, कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, किस सूत्र से होगी, इससे प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप होता है उसका लुक होता है ना, सुप होता है तो प्रातिपदिक अवयव हो, तो इसमें जो सुप कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, आस्य गी और यत में गी है ना, सुप करके तो एक ही है ना गी, उसका लुक हो जाएगा सुपो धातु प्रातिपदिक अवयव से, तो क्या बच गया, आस्य अग्रे यत का यह बचा, ठीक है ना, आस्य अग्रे इतना बचा। अब यहाँ पर देखिए यस्येति च सूत्र लगेगा, यकार आदि अजादि प्रत्यय इकारे तद्धिते च परे, ऐसा करके है ना, उसका अर्थ बाद में देख लीजिएगा। उससे क्या हो जाएगा, ये जो आस्य में जो अंतिम में अ है ना, यकारोत्तरवर्ती अकार, उसका लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस्येति च से लोप हो जाएगा। पर में यह पर में रहते तद्धित प्रत्यय परे है ना, तो उसकी पूर्व वाला जो अ है उसका लोप हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यह अ का लोप कर दिए तो क्या स्थिति बनी महाराज जी, और य किसका लोप किए, अ का लोप किए, तो फिर आस्य अग्रे य था, अब केवल अ का लोप कर दिए, तद्धित प्रत्यय जो यत था उसके परे रहते पूर्व वाले अकार का लोप कर दिए, तो क्या स्थिति बनी, आस्य और य, क्या क्या फिर से बोलिए, आस्य में से अकार का लोप कर देंगे तो आस बचेगा ना, अरे सही से बोलिए ना, नहीं सुनाई दे रहा आपके मुंह से सही से, हिचक हो रही इसलिए तो मोबाइल दूर में रख के बोल रहे हैं, बोलिए ना, पकड़ रखिए उसको, तो सही से सुनाई दे से बोलिए, हाँ बस ये बोलो ना, आस्य यह नहीं सुनाई दे रहा था, आज सुनाई दे, मैंने सोचा पूरा य का लोप कर दिए क्या, अकार का ही लोप किया, ठीक है ना। आस्य यह हल है, उसके बाद यत प्रत्यय वाला यह पूरा का पूरा ऐसे ही है, ठीक, इतना हो गया। यस्येति च से अकार का लोप कर दिया था तो अकार गया आस्य अग्रेय। अब इसके बाद सूत्र आता हलो यमाम यमी लोप,
हल के परे रहते, हल से हलो यमाम यमी लोप, ठीक है ना। मतलब हल से पर में जो यम होता है उसका लोप होता है कब, यम परे रहते, हलो यमाम यमी लोप, हल परस्य यमः लोप स्यात् यमी पर, ठीक है ना। वाह, विकल्प से हो जाता है। तो देखिए हल से पर में कौन है, आपको हल करके आस का स लीजिए, ये हल में आता है कि नहीं आता है, आता है ना। अरे सब व्यंजन आ जाते हैं तो उसमें कौन बड़ी बात है, छ स सर में आ जाता है। तो हल करके स लीजिए, उसके पर में जो यम, यम में आपका ये य आता है कि नहीं आता है, आता है। अरे यम करके पहला य ही तो है, यम आ गया हय वर्ड के य से लिए अमंगणनम के म तक, तो आ गया, उसका लोप होता है कब, यम पर रहते। तो यम पर में है कि नहीं है यम, हय तो यह ही पर में है। तो ये बीच वाला जो य आधा था अभी जिसका आकार का लोप हुआ, वो यकार का भी लोप हो जाएगा। तो क्या बच गया महाराज जी, आस्य बना, ठीक है ना। अब उसी को सु हम करके सूत्र वो कर देंगे तो आस्यम बन जाएगा, ठीक है ना। प्रथमा एक वचन में नपुंसक लिंग में चलाएंगे तो आस्यम आस्य आस्यानी, ठीक है ना। चलिए तो आस्यम ही बना ना, यद प्रत्यय करके भी सब लोप हो गया इसलिए आस्यम ही बना है, ठीक है ना। वरना दंत शब्द से यस करते तो दंत्यम बनता है ना, लेकिन यहाँ पर आस करके यम करने पर आस्यम ही बना, क्योंकि ये सब यकार का लोप हो गया, अकार का तो लोप हो ही जाता है यस्य से, लेकिन यकार था उसका भी लोप हो गया, किस सूत्र से हुआ, हाँ उससे हो गया, तो आस्यम ही बना। लेकिन इसका अर्थ क्या होगा महाराज जी, आस्य भवम बोलिए ना आप, तो मतलब दुश्मन है वो संस्कृत के, हिंदी बोलना ही जानते, आस्य भवम बोलिए ना, ये कौन संस्कृत होती है आस्य भव, हाँ चलिए आस्य भवम इति आस्यम बन गया। ये आस्यम का अर्थ क्या होगा करण, हाँ तालवादी स्थान, ठीक है ना। अरे मुख में होने वाले, आस्य बलम मुखे भवम, मुख में जो है वो, तो कौन है, तालवादी स्थान ही तो है, तो वही सब लिए जाएंगे, तालु कंठ ओष्ठ मूर्धा यही सब लिए जाएंगे। चलिए तो आस्यम का अर्थ, तो ये वाला आस्य शब्द आपके सूत्र में है, ठीक है ना। सूत्र में जो आस्य शब्द है यही तालवादी स्थान वाला आस्य शब्द है, ये नहीं मत करिएगा कि मुखवाची आस्य शब्द है, ठीक है ना। तो कोई भी सूत्र में पूछे कि आस्य का मतलब क्या है तो उनको कहिए तालवादी स्थान हम, ठीक है ना। अब पूछेगा कि आस्य मतलब तो मुख होता है, तो कैसे आस्य का तालवादी स्थान अर्थ कर दिया, तो फिर उनको कहिए कि आस्य भवम आस्यम यत प्रत्यय किया गया और आस्यम रूप ही बना है, ठीक है ना। तो चलिए प्रक्रिया सब जानते, तो आस्यम बराबर तालवादी स्थानम है, सूत्रस्थ जो आस्य शब्द उसका अर्थ क्या हो गया, तालवादी स्थानम। चलिए 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 बढ़िया, आगे पढ़ो। हाँ भवार्थे यत प्रत्यय, चलिए बता दिए सब। हाँ आस्य ये प्रकृति थी ना, ये प्रकृति का अंतिम आकार था, उसका लोप हो गया यस्य तीच से, ठीक है ना। तद्धित प्रत्यय परे रहते, तो आस्य अग्रे यह बना था, फिर हलो यमाम यमी लोप से यकार का लोप कर दिए। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये सब नहीं लिखा प्रक्रिया, ठीक है ना। केवल यस्य तीच से आकार का लोप हो गया, इसके बाद क्या बच गया, आस्य, ठीक है ना। हलो यमाम यमी से यकार का लोप भी कर दिया। चलिए आगे बढ़ो। हाँ ये प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न, यत्न होता है, यत्न दो प्रकार का है, ठीक है ना। उसमें ये कौन कौन, आभ्यंतरो बाह्यश्च, ठीक है ना। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च का ना। हाँ चलिए तो यही प्रकृष्ट यत्न प्रयत्न लिखा ना सूत्र में, आस्य है प्रयत्न है, प्रयत्न मतलब प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न, बात समझ में आई। तो प्रयत्न से किसको लिया जाएगा, आभ्यंतर प्रयत्नों को लिया जाएगा, ठीक है ना। वो देखिए यत्न प्रयत्न सब एक ही बात है, कोई वो नहीं है, ठीक है ना। बाह्य प्रयत्न, उस बाह्य भी तो प्रयत्न नहीं बोलते, बाह्य प्रयत्न नहीं बोलते हैं, और आभ्यंतर प्रयत्न उसको भी प्रयत्न बोलते हैं, आभ्यंतरो बाह्य से वो भी प्रयत्न, ये भी प्रयत्न, लेकिन यहाँ प्रयत्न से लिया जाएगा आभ्यंतर प्रयत्न। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। तो देखिए आस्य का अर्थ हो गया, आस्य बराबर क्या हो गया गौरव, सूत्रस्थ आस्य मतलब आपके मुख से भवम तालवादी, सीधे बोलो ना तालवादी स्थान। अब इतना बकवास क्यों कर रहे हो अंड बंड। और ये क्या हो गया प्रयत्न करके,
प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है ना, उसी को लेना है। चलिए तो अब करिए, आस्यम च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ, कौन समास किया महाराज जी? समास कौन समास किया गौरव? इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या? महाराज जी को तो आदत है उल्टा बोलने की। चलिए वो ऐसे ही बोलते हैं। आस्यंच प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ, महाराज जी बताया था ना, एक बार बता दिया। अब इतना इतरेतर और समाहार कौन समझाता है? कभी बताओ कोई समझाया हो कि किसको इतरेतर कहा जाता है, किसको समाहार? अब इतना आपको बताया था कि समाहार होता है तो उसमें क्या होता है, एक तो एक वचन में रहता है समाहार हुआ हो तो, और नपुंसकलिंग हो जाता है। और इतरेतर हो तो समस्यमान पदार्थ जितने हो उसके अनुसार वहाँ सु जस आते हैं, और परवत लिंग होता है। ये सब तो बता दिए थे। तो यहाँ द्विवचन दिख रहा है और च किए तो कौन द्वंद्व होगा? इतरेतर द्वंद्व। तो फिर क्यों अंडरबैंड बोल रहे? आस्यंच प्रयत्नश्च, ध्यान दीजिएगा, आस्यम नपुंसकलिंग में है, प्रयत्न शब्द पुल्लिंग में है, तो विग्रह क्या बोलेंगे? कारण आस्यम च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ। हाँ, इसमें पर में कौन शब्द है? पर में प्रयत्न शब्द है। हाँ, तो वो उसके अनुसार लिंग होगा, तो वो पुल्लिंग है तो आस्य प्रयत्न पुल्लिंग में ही चलेगा, तो आस्य प्रयत्न बना, ठीक है ना। यदि नपुंसकलिंग में चलता तो ज्ञानम ज्ञाने की तरह आस्य प्रयत्न बन जाता, लेकिन परवत लिंग होता है, बताया था ना। तो यही है। तो चलिए सब याद रखा करिए महाराज जी, ये सब भूल जाएंगे तो काम थोड़ी चलेगा। ये व्याकरण है भाई, पूरी उसमें एक चलता है। अब उसमें एक जगह सिखा दिए तो बस हो गया, आगे बढ़ो फिर। अरे आस्यम च प्रयत्न, तुम क्यों काट काट के बोल रहे हो? प्रकृष्टो यत्न, प्रयत्न से बोलो ना। प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, आस्यम च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नौ। दो हो गए कि नहीं गौरव? ठीक है ना, आस्यम च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ, ठीक हुआ। चलिए, यत्न मतलब वो सब आगे वो सूत्र में बताएं, लेकिन आप लोगों को पता ही है, यत्नो द्विधा अभ्यंतरो बाह्यश्च, ठीक है ना, तो वही प्रयत्न है। चलिए, अभ्यंतर प्रयत्न लेना है, प्रयत्न करके। तो आस्यम च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ मतलब क्या आया? तालवादिष्ठानाभ्यंतर प्रयत्नौ, यही तो बात आई। आस्य मतलब तालवादिष्ठान और प्रयत्न करके आभ्यंतर प्रयत्न। चलिए, दोनों हो गए, ठीक। ये कौन समास किया? इतरेतर द्वंद्व कर दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। हाँ, तुल्यौ आस्य, देखिए ये कौन समास? तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम, ये रूप बन गया आपका। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम, कौन समास किया? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हुआ, ठीक है ना। तो चलिए, सूत्रस्थ बन गया ना। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत् मतलब तुल्य है आस्य और प्रयत्न जिसका, इसको क्या कहेंगे? तुल्यास्य प्रयत्नम, ठीक है ना। तो चलिए वही लिखा, बहुब्रीहि समास किया ना। चलिए पढ़ो। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम, परत बोला ना, ये तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य, यस्य कस्य? वर्ण जालस्य, यस्य अन्य पदार्थ कौन लेना है? वर्ण जालस्य। अरे जाल मतलब समुदाय होता है ना, वर्ण समुदायस्य, ठीक है ना। तो तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य वर्ण समुदायस्य, ठीक है ना। उस वर्ण समुदाय को क्या कहेंगे? तुल्यास्य प्रयत्नम कहेंगे, ठीक है ना। जिसका आस्य मतलब तालवादिष्ठान, प्रयत्न मतलब आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों तुल्य है, ऐसे वर्ण समुदाय को, वर्ण जाल को क्या कहेंगे? तुल्यास्य प्रयत्नम कहेंगे। लगा? चलिए, तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम मतलब तुल्य है आस्य और प्रयत्न जिसका, जिस वर्णों का, जिस वर्ण समुदाय का, ऐसे वर्ण समुदाय को, वर्णों को क्या कहेंगे? तुल्यास्य प्रयत्नम कहेंगे। और उसी की क्या होगी? परस्पर में सवर्ण संज्ञा होगी, ठीक है ना। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, लग गया कि नहीं लग गया? तुल्यास्य प्रयत्नम
सवर्णम मतलब तुल्यो आस्य प्रयत्नौ यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम और तत्सवर्ण संज्ञम स्यात्। ठीक है ना, मतलब तुल्यास्य प्रयत्न जो होंगे उसकी सवर्ण संज्ञा होगी। मतलब क्या आया, इस सरल में बोलिए कि तुल्य जिसका आस्य और प्रयत्न जिसका तुल्य हो, ऐसे वर्ण समुदाय की वर्णों की क्या होगी, सवर्ण संज्ञा होगी। यही तो अर्थ आया। विग्रह से क्या लब्ध हुआ, यही लब्ध हुआ ना। ठीक है ना, तो बस वही बात है। ठीक, अब उसी को लिखेंगे वो वृत्ति का। चलिए पढ़ लो अभी क्या कह रहे हैं। तुल्यो वाच्य प्रयत्न पढ़ लो एक बार। यस्य वर्णजालस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम परस्परम। यस्य से कौन वाक्य चालू होता है भाई, यस्य से कौन वाक्य चालू होता है, यस्य से कौन वाक्य चालू हो रहा है, मुझे बताओ जरी, कौन सा वाक्य यस्य से चालू हो रहा है। यस्य वर्णजालस्य से पढ़ रहा है, इसको पता भी नहीं है पढ़ना कैसे होता है, अभी तक नहीं समझे बिल्कुल। कम से कम ग्रंथ पढ़ना तो जानो क्या पढ़ा जाता है। अरे पूरा तुल्यो से पंक्ति चालू हुई कि यस्य से चालू हुई, यस्य से पढ़ रहा है पगला। पढ़ो, अब बंद हो गया। तुल्यो आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम। ठीक है ना, सवर्ण संज्ञकम स्यात् इति भावः। चलिए तदाह, उसी बात को मूलकार ने बताया तालवादी स्थानम करके। चलिए आइए अब ऊपर आइए। ठीक है ना, तो समझ गए कौन समाज किया है तुल्यस्य प्रयत्नम में, बहुरी समाज किया ना। क्या विग्रह हुआ बोलो गौरव। तुल्यो आस्य प्रयत्न यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्न। हाँ, तुल्यस्य प्रयत्नम। ठीक है ना, ये हो गया तुल्यो। ये और ये जो इसके पूर्व में कौन समाज किया गया, तुल्य तो आस्य प्रयत्नो बनाया था ना, इतरेतर द्वंद्व किया गया था ना, तो इसको जो किया गया ना और बाद में बहुरी किया गया, तो इसको बोलते हैं इतरेतर द्वंद्व गर्भ बहुरी समासः। ठीक है ना, इतरेतर द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास कहा जाता है इसको। अरे पूर्व में जो किया गया ना वो गर्भ करके बोला जाता है, मतलब उसके पहले वो अंतर्गत है। ठीक है ना, मतलब उसमें पहले उसको किया गया और फिर बाद में तुल्यवाच्य प्रयत्न, तो उसको गर्भ शब्द से बोला जाता है। तो ऐसा आप लोगों को बहुत जगह सुने होंगे, द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि ऐसा करके बहुत जगह पढ़ने में आया होगा, सुनने में आया होगा। ठीक है ना, तो पहले जो समास किया गया उसको गर्भ में ले लीजिए। चलिए शब्दों को सब जानिए। तुल क्या कर दिया, इतरेतर द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि, बहुव्रीहि बाद में किया गया ना, पहले तो आस्यम च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ ये कर दिया इतरेतर द्वंद्व। उसके बाद क्या कर दिया, तुल्यास्य तुल्यो आस्य प्रयत्नौ यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम। तो पहले वो दोनों पदों का क्या किया था, इतरेतर द्वंद्व किया ना, उसके बाद बहुव्रीहि किया, तो क्या बोलेंगे, इतरेतर द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समासः। चलिए आया न समझ में। हाँ, तो इस तरह से समझते रहिए। ये हो गया, तो आपका मतलब समझ जाएंगे बाकी लोग कि भाई ये पहले इतरेतर किया उसके बाद बहुव्रीहि किया गया। ठीक है ना, तो यही संक्षेप में बोलेंगे तो इतना, इतरेतर द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समासः। ठीक, और बहुव्रीहि समास कहिए तो बहुव्रीहि तो हुआ ही, कोई गलत थोड़ी ना। चलिए, तो ये बन गया। तो तुल्यो आस्य प्रयत्नौ, आस्य मतलब तालवादी स्थानम। ठीक है ना, और प्रयत्न मतलब आभ्यंतर प्रयत्न। तो देखिए वही ध्यान में रख के वृत्ति लिखी गई है, पढ़ो। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च, दो चीज थे ना, तास्य करके तालवादी स्थान आ गया और प्रयत्न करके आभ्यंतर प्रयत्नों को ले लिया। ठीक है ना, इति एतद्वयम्, ये दोनों, यस्य येन तुल्यम, यस्य मतलब वर्णस्य, यस्य वर्ण लेना, तो यस्य वर्णस्य येन वर्णेन तुल्य, येन करके भी वर्ण ही, यत् पद से दोनों जगह वर्ण ही लेना, यस्य वर्णस्य येन वर्णेन तुल्यम तन्मिथ मतलब परस्परम सवर्ण संयम स्यात्। ठीक है ना, तो वही बात है, उन्होंने फलितार्थ कथन के रूप में लिख दिया, बाकी सूत्र से जो लब्ध वही हुआ ना। अरे तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य वर्ण जालस्य वर्ण समुदायस्य तत् तुल्यस्य प्रयत्नम, और वही सवर्ण संज्ञा होती है, उसी की सवर्ण संज्ञा होती है। तो वही लिखा ना, तुल्य है आस्य प्रयत्न, जिसका जिस वर्ण समुदाय का मतलब जिस वर्णों का उसकी क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है परस्पर। बस यही तो बात है। ठीक है ना, तो चलिए वही उन्होंने लिखा है, तालवादी स्थानम
आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्द्वयम्, ये जो दो है, एतद्द्वयम् मतलब कौन दो? आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है ना, ये दोनों। इति एतद्द्वयम्, यस्य मतलब वर्णस्य, यस्य वर्णस्य येन वर्णेन तुल्यम, जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य हो, समान हो, उन वर्णों की, ठीक है ना, परस्पर में तन्मितः सवर्ण संज्ञम स्यात्, उनकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। बात समझ में आई? जैसे देखिए, एक उदाहरण के रूप में देखिए, क है, क और ख दो लीजिए, ठीक है ना, कौन कौन लिया? क और ख लिया। क देखिए, क का कौन स्थान है? तालवादी स्थान। तालवादी करके कौन कौन स्थान आएंगे, बोलो तो महाराज जी जरी। कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, उपध्मानी। उपध्मानी क्या होता है? अरे ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ जी। हाँ, ठीक है ना, नासिका। बस इतना। तालवादी स्थान आस्य भवम, आस्यम कहा ना। चलिए, मुखे भवम, नासिका आपकी मुख में है क्या? आस्य करके पूरा मुख को लिया जाता है, खाली वो मुंह को ही लिया जाता है? अरे मुख करके वो थोड़ी ना, वो मुख मतलब वही लिया जाएगा केवल। चलिए, अभी इतना समझिए ना, तालवादी स्थान, ठीक है ना। जी। हाँ, चलिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंता। हाँ, यही सब, ठीक है ना, लेना है तो ये ले लिया। ये तालवादी स्थान और आभ्यंतर। तो देखिए, ये क और ख में हम देख रहे थे, तो क ये जो है उसका तालवादी स्थान में से कौन स्थान है गौरव? कंठ स्थान है ना, सीधा। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, तो क का कौन कंठ स्थान है, तो स्थान कंठ हो गया। और आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? स्पृष्ट, ठीक है ना, क्योंकि स्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है? वो स्पर्श होगा ना। तो स्पर्श कौन है? कादयो मावसाना स्पर्श, क से लेके म तक है ना, जितने महाराज जी ध्यान रखिएगा, अभी आएगा तो वो सब याद कर लेंगे तो हो जाएगा। क से लेके म पर्यंत कितने वर्ण होते? 25 होते हैं ना। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द थ न और प फ ब भ म। ये क से लेके म तक के जितने है ना 25 वर्ण, इनका कौन, इसको स्पर्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श संज्ञा है इनकी। और स्पर्श संज्ञा जितने हैं उनका कौन आभ्यंतर प्रयत्न है? तो स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पृष्ट प्रयत्न है किसका? स्पर्श का, स्पर्श संज्ञकों का। तो क से लेके म तक का कौन आभ्यंतर प्रयत्न हो गया? स्पृष्ट हो गया ना। तो क का हो गया स्पृष्ट प्रयत्न। तो स्थान हुआ था कंठ और आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो गया? स्पृष्ट हो गया। इसी तरह ख का देखिए, ख का स्थान कौन सा है? कंठ। तो और आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? वही क और म, ख म तक उसमें भी आता है ना, इसका भी स्पृष्ट हो जाएगा। तो देखिए, तुल्य हो गया कि नहीं दोनों का स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न? तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च यस्य वर्णस्य येन वर्णेन तुल्यम। क का ख के साथ तुल्य है, ख का क के साथ तुल्य है, तो दोनों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होगी। बात समझ में आई? चलिए, समझे कि नहीं? बस यही बात है। इसी तरह ग के साथ भी होगा। अरे ग का भी तो वही तालवादी वो कंठ स्थान ही तो है। क ख ग ख ङ, ये पांचों का कंठ स्थान है कि नहीं है? पांचों का कंठ स्थान है। और ये पांचों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन होगा? अरे कादयो मावसाना स्पर्श, और स्पर्श प्रयत्न स्पर्श संज्ञक वाले का कौन आभ्यंतर प्रयत्न है? स्पृष्ट है ना। तो सबका स्पृष्ट है। तो पांचों के पांचों का कंठ स्थान है और स्पृष्ट प्रयत्न, तो परस्पर में सब सवर्णी है, ठीक है ना। परस्पर में सब सवर्णी है। क का सवर्णी चारों है, ख का सवर्णी चारों, सबका सवर्णी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो इसी तरह से आप लोगों को देखना है, ठीक है। इसी तरह इसी एक देखिए, क और च में देखिए, क और च का सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं, ये देखिए। क का कौन स्थान है? कंठ स्थान। और च का तालु है ना, इचु ऐसा नाम तालु, तालु है। अब वो दोनों का प्रयत्न कौन है? आभ्यंतर प्रयत्न, स्पृष्ट प्रयत्न। तो प्रयत्न तो दोनों का एक है, कावदयो मावसाना स्पर्श और स्पृष्टम प्रयत्न स्पर्शाना। तो स्पृष्ट प्रयत्न सबका है, ठीक है ना। क और च का दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न तो समान है, लेकिन स्थान समान हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए क और च की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, ठीक है ना।
क्यों नहीं होगी? जी। क्योंकि स्थान भिन्न भिन्न है। हाँ, हमको तो कैसा होना चाहिए? तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य वर्ण जालस्य तत् तुल्यस्य प्रयत्नम, और उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। यहाँ तो आस्य और प्रयत्न के तुल्य नहीं हो रहे, केवल प्रयत्न ही तुल्य हो रहा है, मतलब आभ्यंतर प्रयत्न ही तुल्य हो रहा है। ठीक है ना? जी। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही ध्यान रखना। ठीक है ना? और ऐसा एक उदाहरण और ऐसे देखिए कि जिसका आभ्यंतर प्रयत्न तो एक हो, मतलब आभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग हो, स्थान एक हो, ऐसा बोलिए कोई। जैसे देखिए क है और ह है ना? क है और ह है। ह को छोड़ दीजिए, अ ले लीजिए। क है और अ है। अ का स्थान कौन है? अ का स्थान कंठ कंठ स्थान है ना? और क का स्थान कौन है? कंठ कंठ। उसका अपू विसर्या नाम कंठ, भाई कंठ ही है दोनों का। तो अ और क का स्थान तो साम्य हो गया कि नहीं हो गया? स्थान साम्य तो हो गया, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न समान है क्या? क का आभ्यंतर प्रयत्न तो स्पृष्ट है, अ का क्या है? अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत है ना भाई। विवृतम उष्मणाम स्वराणाम च, विवृत है, स्वरों का विवृत आभ्यंतर प्रयत्न है ना, तो विवृत है। तो आभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग हुआ ना। तो अतुल्यो वाच्य प्रयत्नो यस्य वर्ण जाल से करके ये दोनों तो होंगे नहीं, इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा होगी नहीं। ठीक है ना? चलिए, दोनों समान होने चाहिए, आस्य और प्रयत्न, मतलब सालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जो दोनों समान होंगे, जिस वर्णों का, उन वर्ण जाल का, वर्ण समुदाय का, उन वर्णों की क्या होगी? परस्पर में सवर्ण संज्ञा होगी। बात समझ में आएगी नहीं? विरल भैया, हाँ बोलो। जैसे क है उसका स्थान कंठ है और आभ्यंतर प्रयत्न भी स्पृष्ट है, हाँ तो उसी जगह जो ग है हाँ ग हाँ उसका दो है, नासिका भी है और कंठ भी है। हाँ। ग है जो ये प्रश्न सही किया कि भाई ग पांचवा वर्ण जो है वो कंठ स्थान तो है ही, क ख ग घ ङ जो करके अपो विसर्जनीय नाम कंठ आया, लेकिन उसका नासिका स्थान भी है, यमंगण नाम नासिका च, है ना? नासिका स्थान भी है ग का, तो स्थान उसके दो हो गए, एक तो कंठ भी हो गया और नासिका भी हो गया, है ना? दोनों होंगे कि नहीं हो गए? और आभ्यंतर प्रयत्न तो दोनों के समान ही है, कादयो मावसान क से लेके म तक का सबका समान ही होता है ना, पृष्ठ प्रयत्न। ठीक, तो चलिए ये हो गया। तो आभ्यंतर प्रयत्न तो समान है, स्थान साम्य है कि नहीं? तो स्थान साम्य नहीं है क्या? इसका भी कंठ स्थान है, उसका भी कंठ स्थान है, तो स्थान तो समान हुआ ना। अरे उसका अधिक है नासिका, तो क्या हो गया? अरे उसका अधिक एक नासिका स्थान है तो क्या हो गया? कंठ स्थान तो है कि नहीं है? हाँ, कंठ है। तालवादी स्थान तो समान हो गए ना। जी। तो फिर तो सवर्ण संज्ञा होगी ना, कोई समस्या है क्या? नहीं, मैं तो ज्यादा हो रहा था इससे नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तालवादी स्थान कौन कौन आएंगे? वही सब आ जाएंगे तालवादी स्थान करके वो, और प्रयत्न, ये दोनों समान होना चाहिए ना। तो तालवादी स्थान और प्रयत्न समान हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हो गया, ठीक है ना? तो इसलिए सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। फिर इसमें अधिक विचार करेंगे अभी, है ना? इसमें और विचार करेंगे, ज्यादा करेंगे, लेकिन ठीक है ना, अभी तो इतना समझ के चलो कि तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, अब उसमें अधिक है ये बात है, ठीक है ना? तो उसको चलिए विचार करेंगे उसमें। ठीक, तो सूत्रार्थ समझ में आया ना? जी। हाँ, और कुछ? जी विराज भाई, मैं ये कह रहा था, हाँ, और तालवादी स्थान कहने से नासिका का ग्रहण नहीं होगा तो कुछ अधिक नहीं हो पाएगा ना। सवर्ण संज्ञा तो तालवादी स्थान की अंदर आभ्यंतर और स्थान की होती है। हाँ, वही बात में हम नासिका का ग्रहण नहीं करते हैं, तो अधिक कैसे होगा? वही बात है। तालवादी स्थान आस्य भवम आस्यम हुआ ना, तो वही तालवादी स्थान लिया जाएगा। उसका भी तालवादी स्थान में से कौन है? कंठ है, और इसका भी कंठ है, ठीक है ना? अब बात रही कि स्थान करके, तालवादी स्थान करके नासिका इत्यादि का भी ग्रहण कर लिया जाए तब, ठीक है ना? तो चलिए अभी वो सब विचार करेंगे, वो सब करना है, ठीक है ना? क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। अभी सामान्य सूत्रार्थ तो समझ जाइए। जी, समझे कि नहीं? जी। चलिए तो वही लीजिए। चलिए आइए, क्या हुआ? तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है ना? देखते हैं, आइए। तो क्या हो गया? तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् यस्य वर्णस्य येन वर्णेन तुल्यम तन मिथः, मिथः मतलब परस्पर, मिथः अव्यय है ना, देखिएगा मिथस करके अव्यय है, ठीक है ना?
मिथा मतलब होता है परस्परम सवर्ण संयम स्यात्, ठीक है ना। तो परस्पर में सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। अब किसका तालवादी स्थान, किस वर्णों का कौन स्थान है, किसका आभ्यंतर प्रयत्न, ये सब बताना पड़ेगा ना। इसको बिना बिताए तो होगा नहीं कि भाई किसका कौन स्थान है, ठीक है ना। तो बस वही सब बातें बताने के लिए दीक्षित जी अब आगे लिख रहे हैं, ठीक है ना। सबका स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न क्या क्या है सब लिख रहे हैं, ठीक। सूत्रार्थ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, इसमें कौन संज्ञा है? सवर्ण संज्ञा है ना। और संज्ञी कौन हो जाएगा? तुल्यस्य प्रयत्नम, यही संज्ञी है, ठीक है ना। तुल्यस्य प्रयत्नम, तुल्यस्य प्रयत्नम मतलब करण क्या होगा? तुल्यस्य प्रयत्नम मतलब तुल्यस्य प्रयत्न मतलब यस्य वर्ण समुदायस्य अथवा येषां वर्णानाम, ऐसा कर दीजिए, ज्यादा होंगे ना। अरे एक ही थोड़ी ना होगा। और ये यस्य किए तो आगे वर्ण जाल से लिख दिए ना, जाल मतलब समुदाय, तो वो कर दिए। तो यस्य वर्ण से करेंगे तो दो, एक वर्ण की संज्ञा सवर्ण संज्ञा थोड़ी ना होगी, दो होंगे तो दोनों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होगी ना। चलिए, तो ये शाम वर्णानाम ये कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तुल्यो आस्य प्रयत्नो ये शाम वर्णानाम तत्तुल्यस्य प्रयत्नम, या तो एक वचन बनाए इसलिए यस्य तत् करिए, यही सही रहेगा। वरना तुल्यस्य प्रयत्नानि, प्रयत्न तुल्यस्य प्रयत्नानि बनना लगेगा ना, है ना। ज्यादा करेंगे ये शाम तानी तो तुल्यस्य प्रयत्नानि ऐसा होने लगेगा ना। तो ये तुल्यस्य प्रयत्नम लिखा तो यस्य तत् करिए, और यस्य करके वर्ण समुदाय से वर्ण जाल से ऐसा कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और समझ के रखिए। चलिए आ गया, पढ़ लो, अब आगे पढ़ो। पढ़ लो। कस्य किं स्थानम इत्याकांक्षायां तद व्यवस्थापकानि पाणिन्यादि शिक्षावचनानि अर्थतः संग्रहणाति, ठीक है ना। अरे किस वर्ण का कौन स्थान है, कौन आभ्यंतर प्रयत्न है, बताना पड़ेगा ना। तो उसका व्यवस्थापन करने के लिए पाणिनि शिक्षा है ना, पाणिन्यादि शिक्षा, तो आदि से और शिक्षा भी ली जाएगी जिनकी जिनकी है। तो उसके वचनानि अर्थतः संग्रहणाति, उसका पंक्ति सा नहीं लिख रहे, वो शिक्षा के श्लोक हो या तो जो भी होगा उसको पंक्ति सा नहीं लिख रहे, लेकिन उसका सारांश निकाल के बता रहे हैं, है ना। अपने वाक्यों में गढ़ के लिख दिए, लेकिन बात वही की है। तो अर्थतः संग्रहणाति, ठीक है ना। उसका शब्द सा नहीं लिख रहे। अरे वहीं के श्लोक उठा के लिख दिया होता कि इसका ये स्थान होता तब तो बात समझ, तब तो कहते कि उसके वचन को ही उठा के लिख दिया। लेकिन उसका वो बात, उसका जो पदार्थ अर्थ है ना, केवल उसको अपने शब्दों से कह रहे, तो अर्थतः संग्रहणाति, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ो, मूल पढ़ो, मूल में लिखा है ना। हाँ चलिए, तो ये आ गया, ठीक है ना। सब ये सब याद प्राय होगा ही, नहीं हो तो महाराज जी याद करना है सब। अपुह विसर्जनीयानाम कंठः, तो करिए अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अकुह विसर्जनीयाः तेषाम अकुह विसर्जनीयानाम। कौन समाज किया महाराज जी यहाँ पर? अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अकुह विसर्जनीयाः, कौन समाज किया? द्वंद्व समाज किया। कौन द्वंद्व? ब्रह्म में क्यों इतना स्पष्ट क्यों बोलते हैं? सबको पता है द्वंद्व है, च तो बोल ही रहे, लेकिन कौन द्वंद्व ये ही पूछने के लिए प्रश्न पूछा है, और आप भी मतलब सबको उल्लू बना रहे हैं। हाँ तो फिर सीधा बोलिए ना, इतरेतर द्वंद्व। ये दो बार प्रश्न क्यों पूछवा रहे हैं? ये तो गधे का वो होता है, इस तरह का नहीं होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए थोड़ा। अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अकुह विसर्जनीयाः, बहुवचन तो किया है भाई, साफ साफ पता चल रहा है, इतरेतर द्वंद्व, ठीक है ना। और तेषाम अकुह विसर्जनीयानाम कंठः स्थानम अस्ति, ये पूरा कर दीजिए वाक्य, ठीक है ना। कंठ स्थानम है ना, तो स्थानम अस्ति मतलब ये सबका कंठ स्थान है। कौन है अब ये सब? तो अ आ गया। अ मतलब कौन? अष्टादश 18 प्रकार का अ ले लेना है, ये नहीं केवल रस्व लेना है। 18 प्रकार का अ आ गया, चाहे रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो, चाहे अनुनासिक हो, चाहे निरनुनासिक हो, सबका कंठ स्थान है, ठीक। उदात अनुदात स्वरित सब प्रकार के 18 प्रकार का जो अ है वो सब की क्या हो जाए? कंठ स्थान है,
फिर आया कु, कु मतलब कौन आया, क वर्ग पूरा, ठीक है ना। कु मतलब वो संज्ञा है, अणुदित करता है, तो वो घबराइए मत, आगे सूत्र आने वाला है, अणुदित करता है को, ये कु संज्ञा, कु संज्ञा, चू संज्ञा, तू संज्ञा, तो वो करने वाला है। किसका मतलब कु मतलब क्या होता है, जो अभी आप समझे वो ठीक है। कवर्ग कौन होता है, कवर्ग मतलब क ख ग घ ग, ये पांचों, ये पांचों का कौन स्थान है, कंठ स्थान है, ठीक है ना। और कौन आया, ह आ गया, ह आता है ना, तो ह तो एक ही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी कौन कौन इसका भी कंठ स्थान है। और विसर्जनीय, विसर्जनीय मतलब विसर्ग है ना, जैसे राम, तो मह बोलते तो देखिए ना कहाँ से निकल रहा है, जो विसर्ग बोल रहे हैं वो विसर्ग का भी स्थान कौन है, कंठ स्थान है, ठीक है ना। जैसे बोलिए तो कंठ से सीधा समझ में आएगा, अभ्यास करिए, देखिए तो समझ में आएगा, ठीक है ना। फिर क ख ग घ ङ, देखिए अपने से बोलिए तो समझ में आएगा, सबका कंठ स्थान है, ठीक। इसी तरह अ का भी, और इसी तरह विसर्जनीय का, विसर्ग का भी। विसर्जनीय मतलब विसर्ग ही, आगे भी विसर्जनीय शब्द का प्रयोग करेंगे, तो विसर्जनीय मतलब विसर्ग ही आपको समझना, ठीक है ना। विसर्जनीय के सूत्र में आया ना, तो विसर्जनीय मतलब विसर्ग ही। चलिए, तो येषां वर्णानां कंठः स्थानम् अस्ति, आ गया ना। चलिए कंठ, चलिए कंठ, फिर हाँ, तो इसमें भी कर दीजिए उसी तरह, इश्च चुश्च यश्च शश्च इति इचु यशाः तेषाम् इचु यशानां तालु स्थानम् अस्ति, ठीक है ना। तालु स्थान है, एक कौन समाज किया महाराज जी, ये भी इस तरह से द्वंद्व हाँ चलिए इसी तरह का है, ठीक है ना। चलिए वही है, तो इष्ट, आप देखिए ई मतलब कौन, 18 प्रकार का ई आ गया, इसमें भी ध्यान दीजिए, ई करके 18 प्रकार का लेना है, ठीक है। ये इसका भी तालु स्थान है, ई देखिए ना, बोलिए थोड़ा दांत के ऊपर जी लगे, वो जीवा लगेगी आपकी, ई ठीक है ना, दांत के ऊपर के भाग में थोड़ा ऊपर है, तो वही है आपका तालु। तो ई चू, चू मतलब च वर्ग पूरा आ गया, कौन कौन, जी हाँ ये तो पूरा आ गया, ठीक। च वर्ग आ गया, फिर कौन आया, य आ गया, य देखिए सब वही तालु वाले, तालु स्थान वाले है, ठीक। और श कहा था ना एक बार, श थोड़ा ऊपर जीवा लगाए, किसी को बोलने की आदत गलत होगी तो नहीं पकड़ना है, लेकिन वहाँ जहाँ बाकी वर्णों में जो जीवा का स्पर्श हो रहा है ना, वहीं पर करवाइए, तो श भी साफ साफ निकल जाएगा, है ना। तो चलिए वही है श, तो चलिए ये सबका कौन स्थान है, तालु स्थान है। इचु यशानाम, तालु, तालु शब्द नपुंसकलिंग में चलता है, तो तालु, तालुनी, तालुनी, तो एक वचन में क्या बना, तालु लिखा ना, तो वही, तो विसर्ग आप मत अपने से मतलब जोड़ दीजिएगा कि अरे विसर्ग कट गया, कुछ नहीं, वो नपुंसकलिंग में ऐसे ही मधु की तरह चलता है ना, मधु मधुनी मधुनी, उसी तरह तालु, तालुनी, तालुनी, तो वही तालु नपुंस एक वचन है, ठीक है ना। चलिए वही रहेगा, तालु हो गया, ठीक। तालु स्थानम अस्ति, फिर आगे कौन आया, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो री आ गया, री 18 प्रकार का री लेने ना भाई, जी 18 प्रकार का आ जाएगा, ठीक है ना। फिर री आ गया, उसके बाद कौन आया, टू, टू मतलब ट वर्ग पूरा, ट ठ ड ढ ण, ये थोड़ा जो तालु था ना उससे थोड़ा ऊपर और जाना है, थोड़ा ऊपर और जाना है, ठीक है ना। तालु जो था ना उसके ऊपर थोड़ा और जाएंगे तो मूर्धा स्थान है, ठीक है ना। ट ठ ड ढ ण, अनुभव करिए थोड़ा, उसमें च थोड़ा नीचे दांत के ऊपर, और वो मूर्धा के नीचे बीच में थोड़ा स्पर्श कर रहा था, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। ये मूर्धा समझ में आया कि नहीं। चलिए ये ट वर्ग पूरा आ गया, ट ठ ड ढ ण, और फिर आ गया र, ये र भी वही है, ठीक है ना, र का भी वही स्थान है। और श कहते हैं ना, वहीं पर स्पर्श करवाइए तो वही निकलेगा श, तो ये होंगे, ये सबका कौन स्थान है, मूर्धा स्थान है। यहाँ पर भी वही समास होगा, रिश्च टुश्च रश्च षश्च इति ऋतुरसाः तेषां ऋतुरसाणां मूर्धा स्थानम अस्ति, ठीक है ना। तो ये मूर्धा, चलिए कौन शब्द, मूर्धन शब्द से बनता है ना, मूर्धन कौन शब्द ना, नकारांत है ना, किस शब्द से बनता है मूर्धा, मूर्धन है ना,
मूर्धनी बनता है जिसका वो सप्तमी में, ठीक है ना। मूर्धनी हम कहते हैं ना, मूर्धनी, तो उस पर संन्यास करते हैं तो उसमें आता है ना कहीं पर मूर्धनी, तो वही मूर्धा उसी का बना हुआ। चलिए फिर आया, ये मूर्धा किस लिंग में चलता है? ये मूर्धा किस लिंग में चलता है? मूर्धा शब्द चलाओ, मूर्धा का रूप बोलो किसी को आता हो तो। इतने तो गवाह नहीं है कि मूर्धा का है। ये बनता है क्या? वो तो फिर बहुवचन, द्वितीय बहुवचन से बनेगा ना, मूर्धना है। जी हाँ, प्रथमावचन है ना, मूर्धा, मूर्धानो, मूर्धानः, मूर्धानम, मूर्धानो, मूर्धनः, मूर्धनः, मूर्धना फिर ऐसे जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो बस यही है, ठीक है। चलिए ये सब आना चाहिए भाई, वरना ये पता चला कि नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए हो गया मूर्धा, तो ये हो गया। फिर ऋतुलसा नाम दंता, ठीक है ना। ये मूर्धा स्थान, अब दंत स्थान हो रहा है। किसका किसका दंत स्थान है? तो लिश्च तुश्च लश्च सश्च इति ऋतुलसा, तेषां ऋतुलसा नाम दंता स्थानम अस्ति। चलिए तो री है ना, ऋक वाला री, उसका भी देखिए दंत री थोड़ा बोलने का प्रयास करिए, राज के साथ स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है? री, हाँ, तो इसका दंत स्थान है। और फिर क्या कहा? तू मतलब तवर का आ गया, त थ द ध न, इसको तो बोलेंगे तो साफ समझ में आएगा, दांत के साथ ही हो रहा है। चलिए ल का भी देखिए दंत स्थान है, स, ठीक है ना, इसी को दंतीय स्थान कहते हैं, स, ठीक है ना। तो चाहिए वही दंतीय स, तो वही। चलिए स हो गया, इन सब का कौन दंत स्थान है। अब दांत ज्यादा होते हैं ना, एक तो होता नहीं है, इसलिए दंताहा लिख दिया। कौन लिख दिया है? दंताहा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा होते हैं ना, 32, किसी को 30, किसी को 28 होते हैं ना। चलिए वो ज्यादा लिख दिया, दंताहा अधिक। चलिए बाकी सब में एक एक वचन रखा है, कंठ। अब कंठ तो नहीं कहते कि 5-5 कंठ होते, कहते हैं क्या? नहीं नो, एक होता है, इसलिए एक एक लिख दिया। चलिए तो लितुलसा नाम दंता हो गया। फिर कौन आया? उपपदमानिया नाम उश्च पुश्च उपदमानीयश्च, 3 है इसमें, ठीक है ना। तो उपपदमानियाः तेषाम उपपदमानिया नाम, सब में इतरेतर द्वंद्व है। ओष्ठौ, ठीक है ना, ओष्ठ स्थान है। तो देखिए ऊ करके 18 प्रकार के ऊ ले लेना है भाई, वही है ऊ करके, ठीक। और पू करके कौन आएगा? पवर का आएगा ना, पूरस्व है, आगे उपदमानीय का ऊ मिल गया। अरे सुनिए तो सही, पूरस्व है, आगे उपदमानीय का ऊ मिल गया, इसलिए दीर्घ हो गया, ठीक है ना, इसलिए पू दीर्घ लिखा। लेकिन बाकी कू चू टू तू पू सब रसोई होते हैं। तो प वर्ग आ गया, प फ ब भ म, सबके ओष्ठ स्थान है ना, देखिए, ठीक। ऊ प फ ब भ म और उपदमानीय, ये उपदमानीय भी एक भेद है उसी तरह का, आगे आने वाला जीवामूलीय उपदमानीय का, ठीक है ना। किसकी उपदमानीय कहते हैं, किसको उपदमानीय कहते हैं? अर्थ विसर्ग जैसे चिन्ह होता है। अरे कौन अर्ध विसर्ग, कैसा वाला? अह क वाला, अ ख वाला, कि अह प अ फ वाला? अह प वाला, ठीक है ना। अह प अह फ जो बोलते हैं ना, तो वो जो आपका अर्ध विसर्ग है ना, कहते हैं ना अर्ध विसर्ग, ठीक है ना। तो वही उसकी संज्ञा उपदमानीय संज्ञा है, ठीक है ना। कौन संज्ञा है? अरे प और फर के परे रहते वो अर्ध विसर्ग होता है ना पूर्व में, तो वही उसके कौन संज्ञा है? उपदमानीय संज्ञा है, ठीक है ना। और उसका कौन स्थान है? कंठ, ओ कंठ क्या, ओष्ठ स्थान है। अब ओष्ठ 2 है ना, अधरोष्ठ उत्तर ऊपर वाला नीचे, तो ओष्ठौ द्विवचन लिख दिया, ठीक है ना, ओष्ठौ। समझ में आया? चलिए तो इनका ये स्थान हो गया। फिर आगे चलिए, हाँ देखिए, यम न, यश्च मश्च ngश्च णश्च और नश्च,
इति यमंगणनाः यमङ्गणनाः तेषां यमंगणनानां वर्णानां नासिका स्थानम अस्ति। ठीक है ना, नासिका स्थान है इनका यहाँ। और देखिए च लिखा है, मतलब पूर्व वाला जो था वो तो है ही, हाँ पूर्व वाला तो था ना। यहाँ का उपरोक्त तो कौन स्थान था बताइए? अभी 5 बताए ना, उसमें से कौन यहाँ का स्थान था? तालु तालु था ना, तो वो तो है ही। इसके अतिरिक्त नासिका च, नासिका भी। ठीक है ना, तो च वो समुच्चय के लिए आया है। चलिए, म का कौन सा ऊपर वाले में? ओष्ठ ओष्ठ स्थान था ना, तो वो नासिका और नासिका भी है ओष्ठ के साथ साथ। ग का कौन था? कंठ कंठ था ना, क ख ग घ ग, कंठ था, ये नासिका भी है। ण का कौन था? ट ठ ड ढ ण, ऋतु रसायन मूर्ध मूर्ध और नासिका भी। और न का कौन स्थान था? त थ द ध न, दंता, तो इसके साथ नासिका भी। तो इनके ये भी अतिरिक्त एक एक स्थान है। ठीक है ना, नासिका। ठीक है ना, तो चलिए, तत्त स्थान तो थे ही, इसके अतिरिक्त ये भी स्थान, नासिका स्थान भी है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ये ध्यान रखिएगा। यमंगणनम मतलब क्या है? वो 5 वर्गों के अंतिम वर्ण है ना, वही है। पांचों वर्णों के पांचवे जो वर्ण है ना, वही है इनका नासिका। चलिए आगे बढ़िए। कंठ तालु। अब देखिए कौन कौन बच गया उधर। अ ई उ का और री और री तक का तो हो गया ना सबका। अ का स्थान कौन था? कंठ। ई का कौन था? तालु। उ का कौन था? ओष्ठ। उपपद्मानियानाम ओष्ठौ। ठीक है ना, ओष्ठ स्थान था। और उ का ये हो गया। री का भी तो हो गया, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री का ऋतु रसाणाम दंता, सबका हो गया। अब ये ओ आई औ ये बच गए, तो अब उसका लिख रहे ए आई का दोनों का एक ही है, तो ऐ दे तो हो कंठ तालु, है ना, 2 है ना। एत च ऐत च करिए, इसमें द्वंद्व करिए। ऐत च एत च ऐत च, तकार पीछे लगा दीजिए ताकि भ्रम न हो जाए संधि होके। और यदि कर देंगे तो समझ नहीं पाएंगे ना, इसलिए बीच में तकार उच्चारणार्थ रख दिया है। तपर केवल उच्चारणार्थ रख दिया है ना, तो बीच में एत च ऐत च इति ऐदे तौ क्या बन जाएगा? ए दई तौ एत च ऐत च इति ए दई तौ तयो हो ऐदे तो हो। षष्ठी द्विवचन का रूप है ना, वही षष्ठी के तो सब थे, ज्यादा होंगे तो नाम वाला रहेगा, मतलब आम वाला बहुवचन में हो गया। अब द्विवचन करे, 2 है तो एकार और ऐकार ये दोनों का कौन स्थान है? कंठ तालु स्थान है। ठीक है ना, कंठ तालु मिला के एक है ना, ये नहीं कि कंठ अलग अलग तालु अलग है। ठीक है ना, कंठ तालु स्थान। चलिए, अब ये जो है ना, ये करके किसको लेना है? 12 प्रकार के एकार को लेना है, एक केवल दीर्घ वाले को नहीं लेना। ठीक है ना, रस्व तो इसका है ही नहीं, है ना। तो दीर्घ प्लुत दीर्घ के 6 और प्लुत के 6, तो 12 प्रकार का। और आई करके भी 12 प्रकार का ले लेना है। ये सबका कौन? कंठ तालु स्थान है। तो समझ में आया कि नहीं आया? बीच में ये जो त जोड़ा है ना, ये त तो उच्चारणार्थ जोड़ दिया है। ठीक है ना, किस लिए? उच्चारणार्थ जोड़ दिया है तो, ताकि भ्रम न हो जाए। वरना ए च ऐ च करते तो ए ऐ था, अब अयादेश करके क्या क्या अंडबंड रूप बनने लगता ना, यही फिर उसका ओस करते तो क्या ये सब हो जाता। ठीक है ना, तो इसलिए स्पष्टतार्थ तकार बीच में रख दिया उच्चारण। तो ये तो च ऐत च इति ऐदे तो और तयो हो ए दई तो हो। ठीक है ना, पहले वाले को आई मत बोलिए, उसको ए ही बोलिए। ए दई तो हो कंठ तालु हो गया, ये कंठ तालु स्थान है। ठीक है ना, अब इसमें कंठ तालु 2 है ना, कंठश्च तालुश्च, इसमें भी तालुश्च नहीं होगा, तालुच होगा, नपुंसकलिंग है ना। तो कंठश्च तालुच इति कंठ तालु, ये कौन समास किया गया है? ध्यान दीजिए इसमें महाराज जी, कंठ तालु कौन समान है? कंठश्च तालुच इति कंठ तालु जी, कौन समास? द्वंद्व समास किया, समाहार द्वंद्व किया। समाहार द्वंद्व किया। ठीक है ना, देखिए नपुंसकलिंग रखा है और एक वचन में है, वरना कंठ तालु नहीं बनता ना।
अरे तालु तालु नहीं पर्वत करते तो नपुंसकलिंग चलता, लेकिन द्विवचन रहता ना, कंठ तालु नहीं होता। जी, जी। कंठ तालु लिखा है, एक वचन रखा और नपुंसकलिंग तो है ही है। ठीक, तो एकवद भाव हो गया है। जी। अरे वो सूत्र है ना, प्राणी अंग का एकवद भाव होता है, द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगाना, है ना, तो एकवद भाव हो जाता है ना। अरे प्राणी अंग जो होते हैं ना, जैसे पाणिपादम, पाणिश्च पादश्च पाणी च पादौ च इति पाणिपादम, उसी तरह का ये भी है। कंठस्थ तालु च इति कंठ तालु, उसी से हो गया। ठीक है ना, चलिए समाहार द्वंद्व हुआ, समझ में आएगा नहीं? जी। प्राणी अंग है, जी। प्राणी के अंग है ना ये कंठ तालु, कि घट के अंग है? जी। प्राणी की है ना, तो बस वही है। चलिए अब आइए, कौन आया? अब ये देखिए, ये अय हो गया, अब ओ और औ बच गए हैं, तो उसका लिख रहे हैं। तो ओ और औ, तो उसका देखिए, ओत च औत च इति ओ दौ तौ, कौन समास किया महाराज जी? इतर से द्वंद्व। हाँ, तयो हो, ओ दौ तो हो, किस विभक्ति का रूप है? द्विवचन का, षष्ठी द्विवचन का। ठीक है ना, ओ दौ तो हो, मतलब ओकार और औकार ये दोनों का कौन स्थान है? कंठोस्थ स्थान है। कौन स्थान है? कंठोस्थ स्थान है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए वही है। तो देखिए, ओत च औत च इति ओ दौ तौ तयो हो, ओ दौ तो हो। ठीक है ना, तो ओकार करके 12 प्रकार का ओकार और औ भी 12 प्रकार का औकार, तो दोनों का कंठोस्थ स्थान है। ठीक है ना, कौन स्थान है? जी, कंठोस्थ स्थान है। अब कंठोस्थम में भी समझ देखिए थोड़ा, कंठस्थ क्या करेंगे, बोलो गौरव? ओष्ठंच मन ओष्ठौ च, वैसे भी वो पुल्लिंग में चलता है, ओष्ठ ओष्ठौ ओष्ठा चलता है। अब दो है तो ओष्ठौ करेंगे ना, तो कंठस्थ ओष्ठौ च इति कंठोस्थम। कौन समास किया गया है? समाहार द्वंद्व। अरे प्राणी अंग है ना, वही प्रकार का है, कंठ तालु की तरह ही है। एक वचन रहेगा, नपुंसकलिंग में चलेगा। ठीक है ना, तो कंठोस्थम वही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कंठोस्थम। ठीक है ना, तो कंठस्थ ओष्ठौ च, समास करने में ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है ना, तो वही हो गया, कंठोस्थम हो गया। तो ओकार, 12 प्रकार के ओकार और 12 प्रकार के औकार, ये दोनों का कौन स्थान है? कंठोस्थ स्थान है। ठीक है ना, चलिए अब कंठ और ओष्ठ को मिलाएंगे तो कौन संधि महाराज जी क्या होगा बताइए? जैसे गंगा अग्रे ओ घ मिलाते हैं तो क्या बनता है? गंगौ घ बनता है ना, कि गंगो घ बनता है? वृद्धि रेज। अभी आप तो मतलब वो मतलब आधी आवाज तो अंदर डाल के बोल रहे हैं, है ना। गंगौ घ बनता है, वृद्धि रेजी लगता है ना, वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है तो मतलब औकार होता है, तो क्या बन जाएगा? क्या बनता है? गंगौ घ बनता है ना। उसी तरह कंठ और ओष्ठ था, ये दोनों मिलाएंगे तो क्या बनना चाहिए? कंठौष्ठम बनना चाहिए ना। इन्होंने क्या लिखा है? ठीक है ना, गुण कर दिया है। तो कंठ अगर ओष्ठम में गुण होता है कि वृद्धि होती है? अ और ओ में वृद्धि होती है ना, तो फिर कैसे लिख दिया? कंठोष्ठम, कंठौष्ठम लिखना चाहिए ना। अरे एक सूत्र आता है ना उधर, ओष्ठयो हो समासे, वाह वार्तिक है, अच्युत इत्यादि टी में देखेंगे ना, एक वार्तिक आता है, ओष्ठयो हो समासे, वाह। ठीक है ना, समास में जब ओतु अथवा ओष्ठ शब्द पर में हो तो क्या हो जाता है? पर रूप हो जाता है, पर रूपम वाच्यम। अरे शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम है ना, तो उसी का पर रूपम जाता है। वार्तिक है उसमें, ओत्वष्ठयो हो समासे, वाह, मतलब ओत्वष्ठयो हो परयो हो पर रूपम स्यात् कदा समासे। ठीक है ना, समास में तो वहाँ बिंबोष्ठम बनाते हैं ना, बिंबोष्ठम, बिंब और ओष्ठ है, समास हुआ है यहाँ। ठीक है ना, कौन समास हुआ देख लीजिएगा, तो बिंबौष्ठम बनना चाहिए, लेकिन कहा उन्होंने बिंबोष्ठम, पर रूप हो जाएगा। ठीक है ना, विकल्प से होता है तो बिंबौष्ठम भी बनता है, लेकिन वो वार्तिक से वो पर रूप हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी कंठ और ओष्ठ है ना, तो अकार ओकार के स्थान में ओत्वष्ठयो हो समास सेवा से क्या हो जाएगा? पर रूप हो जाएगा, तो कंठोष्ठम कर दिया। ठीक है ना,
और विकल्प से जब नहीं करेंगे तो कंठौष्ठम भी बन सकता है, ठीक है ना, वो भी साधु है, गलत नहीं है, विकल्प से करता। ओत्वस्थयो हो समास सेवा, ओत्वस्थयो हो परयो हो पररूपम स्यात् समास है, ठीक है ना। चलिए समास होगा तभी होगा, वरना नहीं होगा। चलिए फिर क्या आया? हाँ देखिए, अब स्वर तो सबके सब आ गए, अ ई उ रिल री ये वो अयव का बता दिया। अब व्यंजन में किस किस का बाकी रह गया, तो व्यंजन में देखिए किसका किसका हुआ ये देख लीजिए। देखिए क वर्ग क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों वर्गों का तो पता चल गया, स्थानों का हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अरे बता दिया ना इन सब का, तो पांचों पांचों का करके तो ये पांचों मतलब 25 वर्णों का हो गया। अब बच कौन गए हैं ये देखना है, तो देखिए यही सब बच गए। कौन कौन बच गया? य व र बच गया है, और ल, य व र ल बच गया, और उधर स स स ह बच गया। अरे स स स ह का भी तो हो गया, अरे ह का बता दिया था ना कंठ करके, अपू विसर्जनीयम कंठ ह बता दिया। फिर तीनों प्रकार के श भी आ गए, श और स तीनों आ गए ना, तालु और सब में ईटू ऐसा नाम तालु, लिटू लसा नाम दंता, ये सब आ गए ना। अब कौन कौन बच गया है? तो फिर वकार ही बचा है, ठीक है ना। य व र ल में भी य हो गया था, र का भी हो गया, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, ल का भी हो गया। अब केवल वह बचा, तो वह का लिख रहे वकार से दंतोष्ठम, ठीक है ना, एक का ही दंतोष्ठ स्थान है, दंत भी है वो दंतोष्ठ स्थान है, ठीक है ना। वकार से दंतोष्ठम स्थानम अस्ति, ये हो गया। वह बोलते हैं ना, तो देखिए ना धातु और ओष्ठ दोनों स्थान दंतोष्ठम, यहाँ पर भी दंतोष्ठम में क्या समास करेंगे करण? इति दंतोष्ठम, ठीक है ना, दंताश्च ओष्ठौ च इति दंतोष्ठम, ये हो जाएगा, ठीक। चलिए तो दंतोष्ठम बन गया। अब दंत और ओष्ठ यहाँ पर भी ओष्ठयो हो समास सेवा से प्ररूप कर लीजिए, तो दंतोष्ठम बन गया। और जब नहीं करेंगे तो दंतौष्ठम भी बनेगा, ठीक है ना। चलिए वही है, हो गया। अब जीवा मूल्य रह गया, जीवा मूल्य का कौन स्थान है? जीवा मूल्य बताए थे ना, अरे क ख के पूर्व में जो अर्ध विसर्ग होता है उसको जीवा मूल्य कहते हैं ना। तो जीवा मूल्य जो है अर्ध विसर्ग, उसका कौन स्थान है? जिह्वा मूलम, जिह्वा का जो मूल है, जिह्वा देखिए यहाँ उंगली डालिए, जहाँ तक मूल न मिले तो वहां तक चले जाइए, ठीक है ना। देखिए ना समझ में आएगा, वहां तक चले जाइए फिर, ठीक है ना, उंगली जहाँ तक जाए वहां तक, जिह्वा मूल तक निकल जाइए, वही उसका स्थान है, ठीक है ना, जिह्वा का मूल। चलिए ये हो गया। और अनुस्वार एक बता दिया, अनुस्वार का भी बता दिया, नासिका अनुस्वार, अनुस्वार का कौन? अनुस्वार मतलब समझते हैं ना, अरे ऊपर वो बिंदी लगाते हैं ना केवल, हाँ जैसे कहाँ लगाते हैं? कृष्णम, हाँ कृष्णम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहते हैं ना। अरे केवल कृष्णम बोलते हैं तो म आधा रहेगा ना, बिंदी कौन, अनुस्वार थोड़ी ना होता है, वो तो हल परे रहते होता है, इसलिए कृष्णम वंदे बोलिए। तो कृष्णम वंदे, तो वहाँ कृष्णम में जो न के ऊपर लगते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं ना, उसका कौन स्थान है? नासिका स्थान है कृष्णम, ठीक है ना। तो चलिए यही है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। चलिए तो ये हो गया, ये अनुस्वार का कौन सा? अनुस्वार से नासिका स्थान। अब सबका पहले पहले लिख रहे हैं, इसमें अनुस्वार से को बाद में लिख दिए, है ना, तो कोई बात नहीं, वो तो विवक्षाधीन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुस्वार से नासिका कहते चाहे नासिका अनुस्वार से कहते, तो इसमें संधि हो जा रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए तो वही लिख दिया, अनुस्वार से नासिका का। अभी अनुस्वार का और कोई स्थान नहीं बताया ना करण, तो फिर इसीलिए नासिका स्थान ही है, तो ध्यान रखो। अब तुम कह रहे थे कि नासिका स्थान केवल वाला कोई नहीं है, अभी और भी आएंगे उसका बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन इतने स्थान, इति स्थानानि, ये सब इमानी स्थानानि, ठीक है ना। तो ये सब स्थान बता दिए, संपूर्ण अर्थ में भी इति शब्द को ले लेंगे। तो चलिए इति स्थानानि मतलब ये सब स्थान का विवरण हो गया, समझ में आया। अब आया था यत्न, ठीक है ना, यत्न। तो यत्न कितने प्रकार के हैं, तो अब पूरी प्रक्रिया बता रहे थे हम, प्रयत्न कहा था ना सूत्र में, स्थान बता दिए, अब प्रयत्न का बताने जा रहे हैं। तो यत्नो द्विधा मतलब द्विप्रकार का, धा प्रति किससे होता है? हाँ संख्या या विधार्थे धा, प्रकार अर्थ में
था होता है, ठीक है ना, था प्रत्यय होता है। तो वही द्विधा त्रिधा जो बोलते हैं ना, वही ध्वा वाला है द्विधा। तो चलिए, द्वि प्रकार का यत्न 2 प्रकार का है। कौन कौन? तो लिखा आभ्यंतरो बाह्य। तो आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न हम प्रयत्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो यत्न कहिए, प्रयत्न कहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्य, ठीक। एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। अब आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, बाह्य प्रयत्न कितने हैं, और किस वर्णों का कौन है, वो सब बताना पड़ेगा ना। तो वही सब बताने जा रहे हैं। चलो पढ़ते जाओ, अब ये सब तो लघु में पढ़े ही है। हाँ, आद्य मतलब कौन? प्रथम। आद्य कौन है इसमें दोनों में? हाँ, तो वही आभ्यंतर प्रयत्न चतुर्धा। आद्य बराबर आभ्यंतर प्रयत्न। हाँ, ये 4 प्रकार चतुर्धा। देखिए धा ही कर रहे सब। तो चतुर्धा 4 प्रकार का है। कौन कौन? लघु सिद्धांत में आप सुने होंगे 5 कहा था। आद्य पंचधा, लघु सिद्धांत में 5 आता है ना, पंचधा कहते हैं। अब यहाँ 4 कह रहे हैं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या 4? कौन कौन कह रहे हैं? तो स्पृष्ट शत स्पृष्ट विवृत संवृत भेदात। देखिए कौन कौन है? स्पृष्ट एक हो गया, फिर हो गया ईशत स्पृष्ट, ठीक, और एक हो गया विवृत, विवृत, और एक संवृत। तो कितने हो गए महाराज जी? 4 हो गए। कौन कौन? संवृत, ठीक है ना। ये 4 के भेद से चतुर्धा। कौन 4 प्रकार का है महाराज जी? तो आभ्यंतर प्रयत्न। हाँ, आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। ये 4 प्रकार का है, ठीक है ना। लघु सिद्धांत में 5 बताए थे। कौन सा 5वां अलग एक था? ईषद विवृत था ना। ईषद विवृत तो 5वां है। इन्होंने ईषद विवृत नहीं किया, केवल विवृत ही रखा है। विवृत तो वहां पर भी था, लेकिन ईषद विवृत भी था। यहाँ ईषद विवृत नहीं रखा। ईषद विवृत किसका स्थान था वहाँ लघु सिद्धांत में बताया था ना। ईषद विवृत किसका होता है? ईषद विवृतम उष्मणाम, उष्म संज्ञकों का। उष्म संज्ञक कौन है? शल उष्माण। तीनों प्रकार के वो स आ गए है ना, स दंतीय, मूर्धन्य और तालव्य। ये और कौन एक है ना। अरे शल में सब आए ना। शल प्रत्याहार कौन कौन आते हैं महाराज जी? हाँ, शल वही है। तो उनका कौन उष्म संज्ञक है ये सब। तो उष्मा और उष्म संज्ञकों का कौन आभ्यंतर प्रयत्न बताया? तो ईषद विवृतम उष्मणाम, ईषद विवृत बताया था ना, उष्म संज्ञकों का ईषद विवृत। अब यहाँ 4 ही बताए हैं, तो देखना पड़ेगा ना वो उष्म संज्ञक किधर जाएंगे भाई, उसका कौन स्थान? वहाँ तो बताए थे कि ईषद विवृत है, लेकिन यहाँ कौन स्थान है बताए, क्योंकि ईषद विवृत तो रखा नहीं है। तो यहाँ देखिए ईषद विवृत, ये विवृत में ही डाल देंगे, ठीक है ना। विवृतम उष्मणाम स्वराणाम, वहाँ केवल विवृत स्वरों का ही बताया था। किसका बताया था? स्वरों का ही बताया। विवृतम स्वराणाम स्वरों का ही बताया था। लेकिन यहाँ पर अब उष्मा और स्वर दोनों उस विवृत आभ्यंतर प्रयत्न कहेंगे, ठीक है ना। आभ्यंतर प्रयत्न वाले बात समझ में आई कि नहीं? तो चलिए यही ध्यान दीजिए, वो ईषद विवृत वाले सब विवृत में ही डाल दिए। चलिए आया कि नहीं? चलिए, तो ये हो गया। तो आद्य चतुर्धा स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत और समृत भेदात, समृत के भेद से। चलिए हो गया ना। अब पढ़ो किसका कौन है, अब बताना पड़ेगा ना। ये तो आपने भेद बता दिए, अब किस वर्णों का कौन है बताना पड़ेगा ना। तो चलिए पढ़ते जाओ आगे आगे। तत्र मतलब वो 4 में से, ठीक है ना। निर्धारण में सप्तमी है। तत्र स्पृष्टम प्रयतनम, क्या बोला फिर से पढ़ो? हाँ, प्रयतनम ये भी सही है, ठीक है ना। प्रयतनम भी रूप बनता है और प्रयत्नम भी बनता है, तो दोनों सही, कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे लिखा वैसे पढ़ो। तत्र स्पृष्टम प्रयतनम स्पर्शानाम। स्पृष्ट जो प्रयत्न बताए ना पहला वाला, वो किसका है? तो स्पर्शानाम, स्पर्श संज्ञका नाम। स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन कौन है महाराज जी? कादयो मावसानाः स्पर्शाः, ठीक है ना। कादयो ये सब याद रखना पड़ेगा। यहाँ की जो संज्ञा है वो सब है ना। अब तो हरि माधव करके निकल गए,
लेकिन यहाँ इसकी संज्ञा याद रखें तभी काम चलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया। तो कौन आया आपका, ये स्पर्श संज्ञक है जो वो सब वर्ण किसके, स्पृष्ट प्रयत्न है, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शान, स्पर्श करके कौन, गौरव, कादयो मावसाना स्पर्शा। तो कादयः मतलब ककारः आदि येषाम ते कादयः, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुरी किया है, कका क कह आदि येषाम ते इति कादयः, मतलब ककार है आदि में जिसके, उसको क्या कहेंगे, कादयः। तो सब हो जाएंगे। फिर आगे मावसाना भी जोड़ दिया, मह अवसानः यस्य, मतलब म है अवसान में, अंतिम में जिसके, उसको क्या कहेंगे, मावसाना। तो क से लेके म पर्यंत लेना है, ठीक है ना। कादयः मावसाना स्पर्शाः स्पर्श संज्ञकाः, एक एक और संज्ञा भी है वो याद रखिएगा, ठीक है ना, स्पर्शाः। चलिए, तो स्पर्श संज्ञा कितने आ गए इसमें करण, 25 आ गए, ठीक है ना। क पांचों वर्ण आ गए, बस वही 25 है। चलिए, कौन 25 महाराज जी, एक बार गिना दीजिए। बस यही 25, ठीक है ना। चलिए, ये तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्वर्शानाम, ये ककार आदि जितने म पर्यंत गिनाए गए, ककारादयः मकार पर्यंताः स्पृष्ट प्रयत्न प्रयत्न ककारादि मकारांतानाम वर्णानाम स्पृष्टम प्रयत्नम, यही आया ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ईशत स्पृष्ट जो द्वितीय बताया था ना, आभ्यंतर प्रयत्न, वो किसका है, तो अंतस्थानाम, अंतस्थ संज्ञक जो वर्ण है उनका। अंतस्थ संज्ञक कौन है, यवरला अंतस्थाः, यही था ना, यणोन्तस्थाः। यण में कौन कौन आता महाराज जी, प्रत्यार देखिए, यण में कौन कौन आता है, ल, इतने ही है ना, यण संज्ञा इसी की तो होती है, यण। तो यण अंतस्थ, यण जो है यवरलाः अंतस्थाः, तो यवरल यही है। इन सब का कौन आभ्यंतर प्रयत्न हुआ महाराज जी, ईशत स्पृष्टम। चलिए, यही आभ्यंतर प्रयत्न हुआ। चलिए आगे बढ़ो। बताया था ना, ये तो बता दिया ना, उष्म मतलब वो सल उष्माण, तो क्या बताया, हाँ, विवृतम उष्मणाम, विवृतम आभ्यंतर प्रयत्नम केशाम, उष्मणाम स्वराणाम च। उष्मणाम मतलब सल श श स, इन वर्णों का, और स्वर, स्वर करके कौन आएंगे, अ आ जाएगा, ठीक है ना, सब के सब, अ ई उ रील री ए ओ आई औ, यही तो स्वर है। अब इनके जितने भेद है सब के सब ले लेना, ये नहीं कि रस्व रस्व दीर्घ दीर्घ लेना, सब आ जाएंगे, ठीक है ना। इन सब का कौन आभ्यंतर प्रयत्न, विवृत आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है ना। चलिए, अब एक समृद्ध चौथा एक गिनाया था, 4 बताए थे ना, तो स्पृष्ट, ईश स्पृष्ट और विवृत हो गया। ईश, ये समृद्ध जो बताया, समृद्ध किसका है, आभ्यंतर प्रयत्न, तो वही बता रहे हैं। देखिए क्या लिखा, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोग। देखिए, ह्रस्व जो अवर्ण है ना उसका संवृत स्थान है, ह्रस्व जो अवर्ण है ना उसका संवृत स्थान है। अब ये ह्रस्व अवर्ण का और दूसरा स्थान भी बताया, अभी इसके पहले कौन आया था, विवृत। अरे स्वर करके ह्रस्व अभी तो आ जाता था, अरे सब आ जाते थे, अ ई उ, तो अब में ह्रस्व अभी तो आ जाता था, तो वहां पर विवृत बताया। अब कह रहे ह्रस्वस्य अवर्णस्य संवृतम स्थानम अस्ति, ठीक है ना। तो क्या समझे हम, विवृत समझे कि संवृत समझे, है ना। तो देखिए वही लिखा, प्रयोगे संवृतम, है ना, एक विशेष वो स्थिति डाल दी है। सब जगह मतलब ह्रस्व अवर्ण का वो नहीं होगा संवृत, लेकिन कब, प्रयोगे, जब आप प्रयोग करेंगे ना, व्यवहार करेंगे ना, जैसे राम, तो वहाँ जो अ बोला गया ना, राम अस्ति, ये जो हमने प्रयोग किया, यहाँ राम हमें अ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ह्रस्व, तो ये प्रयोग में, ठीक है ना, व्यवहार में इसमें जो ह्रस्व अ है उसका समृद्ध स्थान होगा, ठीक है ना। तो ह्रस्वस्य अवर्णस्य विवृत समृतम स्थानम, कदा, कब महाराज जी,
प्रयोग नहीं। प्रयोग ये, ठीक है ना, प्रयोग, प्रयोग ये व्यवहार है। जब आप व्यवहार करेंगे ना, प्रयोग करेंगे ना, तब तो संवृत स्थान का वो विवृत स्थान कब है, ये प्रश्न होगा ना। तो विवृत स्थान कब है प्रयोग में, तो ये हो गया। देखिए प्रक्रिया दशायाम तू विवृतम एवं, प्रक्रिया दशा में दो अलग अलग दशा ध्यान दीजिए। एक तो प्रयोग दशा होती है, प्रक्रिया दशा होती है। प्रयोग दशा मतलब जब उसका व्यवहार करेंगे, लोक में आप प्रयोग करेंगे वो, और प्रक्रिया जब मतलब आपका रूप सिद्धि चल रही है, ठीक है ना। अब यही सरल भाषा में समझिए कि प्रक्रिया दशा मतलब अभी उसका रूप सिद्धि चल रही है, ठीक है ना। जैसे रम धातु से आपने घई प्रत्यय किया, घई का अ बचा, रम अग्रे अ हो गया, तो ये जो प्रक्रिया अवस्था होगी पूरी की पूरी, उसमें जो अ होगा वो प्रक्रिया दशा में वो अ होगा ह्रस्व अ, उसका कौन स्थान होगा, विवृत होगा, ठीक है ना। प्रक्रिया दशा में कौन स्थान होगा, विवृत स्थान होगा। और जब आपका वो अवस्था होगी कौन, प्रयोगावस्था, उसमें कौन स्थान होगा, तब वो ह्रस्व अवर्ण का कौन स्थान होगा, समृत होगा, ठीक है ना। और आ जो दीर्घ है और प्लुत है ना, उसका तो हमेशा विपरीत ही होता है। ये केवल ह्रस्व अ के लिए ही है, समृत और विपरीत की वो। तो ध्यान दीजिए, ह्रस्वस्य, इसलिए ह्रस्वस्य साफ साफ लिख दिया। तो ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोग है समृतम, ठीक है ना। समृत आभ्यंतर प्रयत्न किसका है, ह्रस्व अवर्ण का है, लेकिन कब, प्रयोगे, ठीक है ना, प्रयोग करेंगे तब। और मतलब व्यवहार में। और प्रक्रिया दशा जब मतलब सिद्धि, अभी सिद्धि कर रहे कोई शब्द की, उस अवस्था में तो वो ह्रस्व से अवर्ण से कौन स्थान होगा, विवृतमेव। तो वही लिखा प्रक्रिया दशायाम तू विवृतमेव। जैसे देखिए दंड अग्रे आठकम है ना, जैसे दैत्य अग्रे हरि बनता है ना, उसी तरह देखिए दंड अग्रे आठकम है, ऐसा है, देख लीजिए दंड अग्रे आठकम है। आगे दंड अग्रे कौन सूत्र लगेगा यहाँ पर, अपसवर्ण दीर्घ लगेगा, ठीक है ना। वो क्या कहता है अपसवर्ण दीर्घ, अरे अक्ष से पर में यदि सवर्ण अच हो तो उसको क्या हो जाता है, एकादेश हो जाता है ना, पूर्व और पर के स्थान में दीर्घ एकादेश हो जाता है ना। जैसे दैत्य अग्रे हरि है तो वहाँ मिला के आ बन जाता है ना, दीर्घ हो जाता है, तो दैत्यारी ही बनता है। यहाँ पर देखिए दंड अग्रे आठकम है, दंड, दंड में अ है कि नहीं है, और आठकम का आ है, तो देखिए अक में अ आ गया कि नहीं आ गया, आया। उसके पर में कौन है, आ है, वो अच में आ जाएगा ना। लेकिन सवर्ण अच पर में होना चाहिए, सवर्ण अच पर में है कि नहीं, ये अ और आ का सवर्ण संज्ञा होती है कि नहीं होती है, होती है। क्यों, क्योंकि आभ्यंतर सवर्ण संज्ञा किसकी होती है, जिसका आभ्यंतर प्रयत्न और तालवादी स्थान दोनों समान हो, उसी की तो होगी। तो देखिए अ का कौन स्थान है, कंठस्थान। कंठ स्थान, और आ का कौन स्थान है महाराज जी, तो आ का भी कंठस्थान। कंठ स्थान बताया था ना, 18 प्रकार का लेना, दोनों का कंठ स्थान हो गया। तो चलिए स्थान तो समान हो गया। आभ्यंतर प्रयत्न देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न अ का कौन सा है, आभ्यंतर तो विपरीत, विपरीत है ना। और आ का कौन है, आ का भी विपरीत ही है। चलिए तो आभ्यंतर प्रयत्न और स्थान दोनों समान हो गए ना, तो इसलिए सवर्ण अच पर में मिल गया, तो दीर्घ का देश हो जाएगा, दंडाठकम बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी देखिए ये कौन अवस्था थी, प्रक्रिया दशा थी कि प्रयोगावस्था थी, दंड अग्रे आठकम वाली प्रक्रिया दशा थी ना। इसलिए यहाँ पर जो दंड में अ था ह्रस्व उसका स्थान कौन था, प्रक्रिया दशायाम तू विवृतमेव, विवृत स्थान है, इसीलिए, ठीक है ना। प्रयोग दशा होगी जब मान लीजिए कभी भी अकार का प्रयोग अवस्था में जब व्यवहार में करेंगे तो उसका समृद्ध स्थान होगा, ठीक है ना, प्रक्रिया दशा में नहीं होगा। अब प्रक्रिया दशा मान लीजिए समृद्ध होता, ठीक है ना, मान लीजिए दंड अग्रे आठकम में प्रक्रिया, इसमें मान लीजिए अ का स्थान समृद्ध होता तो यहाँ अ का सवर्ण दीर्घ लग पाता, नहीं लग पाता ना, क्योंकि वो अ का स्थान तो कौन हो गया, स्थान तो वो हो गया, आभ्यंतर प्रयत्न कौन हो गया,
समृत होता और है। आ का आभ्यंतर प्रयत्न महाराज जी कौन होता है? आ का विपरीत होता वो है। तो विपरीत ही होता है हमेशा के लिए, केवल अ का ही है, ठीक है ना। तो आभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग हो गया ना, यदि प्रक्रिया दशा में भी समृत होता तो, ठीक है ना। जी तो आभ्यंतर तो सवर्ण आज पर मिलता नहीं, दंडा ढकम नहीं बनता, ठीक है ना। यहाँ दंडा ढकम बनता है, बनाते हैं ना, दंडा ढकम ही बोलते हैं ना कि दंडा ढकम। तो चलिए वही बताना, केवल समझने के लिए था। ये हो गया ना। तो मतलब प्रक्रिया दशा में क्या होता है, अ का स्थान कौन होता है? अरे स्थान तो कंडी होता है। आभ्यंतर प्रयत्न कौन होता है? विपरीत होता है। विपरीत होता है। और प्रयोग अवस्था में समृत होता है। तो चलिए समझ में आया कि नहीं आया? जी तो अब पूछा जाएगा कि भाई ये क्या मन घड़ंत कहानी बना रहे हैं, तो कि प्रक्रिया दशा में मतलब विपरीत होता है, और प्रयोग दशा में रस्व का रस्व से अवर्ण से किम स्थान किम आभ्यंतर प्रयत्न समृतम आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है ना। ये मन की कहानी घड़ रहे क्या, अपने से सब मतलब कहे जा रहे हैं कि कुछ प्रमाण है, ठीक है ना। प्रश्न होगा कि नहीं होगा? ये क्या है, प्रयोग दशा में ये होगा, प्रक्रिया दशा में ये होगा, कहाँ से जाने आप ये सब बातें? तो बता रहे, देखिए ये तच्च सूत्र क्या रहना ज्ञापितम, ये बात मतलब रस्व से अवर्ण से प्रयोगे समृतम और प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम, ये जो बात है वो सूत्रकार ने ही बताई है, ठीक है ना। सूत्रकार है ना ज्ञापितम, तो कहाँ बताई है सूत्रकार ने, भगवान पाणिनि ने कहाँ बताई है? तो देखिए लिख रहे तथा ही, अगला सूत्र आया अब, ठीक है ना। कौन आया अगला सूत्र? बस यही सूत्र है, ठीक है ना। चलिए अब इसको कल करेंगे अ को, यहाँ तक समझे रहिए। अब ये अ समझेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से क्या समृत और विपरीत का, ठीक है ना। चलिए तो इतना ठीक है, फिर आज समय भी हो गया है, ठीक। और बताइए, चलिए फिर रखता हूँ। और कुछ नहीं है ना, इसमें समझ में आ गए ना सूत्र? चलिए इसको पाठ लगा के आइए, ठीक है ना। कल कुछ प्रश्न हो तो कल फिर विचार करेंगे। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्।